हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, सारे बच्चे टेंशन में हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ बायोनीति आरआरटी पर जुड़े हैं उनको पता है कि कितना स्मूथली रिवीजन चल रहा है, कितना सिस्टमेटिक ढंग से हम सारी चीजों को डिस्कस करते जा रहे हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज जो पिछले 10 साल में 2014 से लेकर 2024 तक आए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। और इस पहले सेशन में जो हमने बायो का लाइव प्रोसेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट ईयर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी के हमने डाल दिए हैं। ठीक है, मोस्टली लाइव प्रोसेस से क्वेश्चंस होंगे बट 2024 के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरे 10 साल के। तो आपको क्या लगता है इसके अलावा कुछ और हो सकता है? उसके अलावा मैं एक आपको सैंपल पेपर या आप कह सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आप फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 2014 में, 16 में, 17 में हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? दो कंपोनेंट्स बताने हैं ब्लड के एंड ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आवर बॉडी। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं बताओ? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? एनी वन ऑफ यू? ब्लड कंपोनेंट्स में बात करें तो ब्लड सेल्स होती हैं, दे आर इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स, जिसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? आरबीसी आ जाती हैं, डब्ल्यूबीसी आ जाती हैं एंड प्लेटलेट्स इंक्लूड होती हैं। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है जी। अब इनमें से कोई दो का बताना था, हमने तीनों के तीनों आपको बता दिए। नाउ व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड? देखिए अगर मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले कहां पे आता है ब्लड? सॉरी, ब्लड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, राइट? ऑक्सीजन कहां से आई? ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। लंग से पल्मोनरी वेन की हेल्प से ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ओरिकल, राइट? अब ये लेफ्ट ओरिकल से कहां पहुंचेगी? लेफ्ट वेंट्रिकल में with the help of bicuspid valve and लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा इसको कैरी करेगा टू द बॉडी पार्ट्स। अब जैसे ये बॉडी पार्ट्स में पहुंचेगी तो CO2 इसमें मिक्स हो जाएगी बिकॉज CO2 इज रिलीज एज ए बाय प्रोडक्ट और ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है बाय द सेल और टिश्यूज फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा की हेल्प से, वेना केवा उसको कलेक्ट कर लेंगे और ये कहां पे आ जाएगा? राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंड पल्मोनरी आर्टरी इसको लेके जाएगी लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। अब ये ब्लड में जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन बच्चों एक अनस्टेबल कंपाउंड है एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी ये वापस से डिसोशिएट हो जाता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी, हीमोग्लोबिन फिर से फ्री हो गया, ये हीमोग्लोबिन फर्दर ब्लड के साथ कंबाइन कर जाएगा, फिर से ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाएगा एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। सो इन दिस वे मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। मैंने दोनों पार्ट बता दिए, डीऑक्सीजनेटेड का भी और ऑक्सीजनेटेड का भी। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? फटाफट कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? तो बच्चों मेरे सबसे पहले तो आप बताइए व्हाट आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सीधी सी बात है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब ग्लैंड विच इज लोकेटेड इन आवर स्टमक। तो लोकेशन कहां हो गई? स्टमक। क्लियर? या आप ज्यादा प्रिसाइज हो तो आप स्टमक वॉल कह सकते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस? देखो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए ना आपको वैसे ही चलना है, ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले जो पेप्सिन एंजाइम होता है उसकी सिंथेसिस होती है, पहला फंक्शन है। पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं? म्यूकस जो प्रोड्यूस होता है प्रोटेक्ट
इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द HCl। ठीक है, तीसरा अब जैसे ही HCl आता है, HCl की प्रेजेंस में ये जो पेप्सिनोजन था जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज पेप्सिन। पेप्सिनोजन से पेप्सिन की फॉर्मेशन हो जाती है एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल आसान था। ये भी देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 15 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डिवीजन सफिशिएंट होता है टू मीट ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर बॉडी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारे के सारे काम वो कर लेता है बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं। इसका रीजन क्या है? देखो, आपको एग्जांपल पता है यूनिसेलुलर का, मैं अमीबा का एग्जांपल देता हूं। ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चों डायरेक्ट कांटेक्ट में है विद एटमॉस्फेयर। एक ही सेल है और वो सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में है विद द एटमॉस्फेयर। तो जो भी गैसेज आई, जो भी रेस्पिरेटरी गैसेज आई, वो डिफ्यूजन के थ्रू सारे के सारे काम कर देगी। वो फूड ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर देगी, वो वेस्ट रिमूवल में भी हेल्प कर देगी। वो सारा काम डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो जाएगा। बट डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है बच्चों। तो अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा, ये तो मैं आपको कुछ सेल्स बना के दिखा रहा हूं, बट ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल सेल्स आर इन नॉट डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो डीपेस्ट सेल्स होंगी वहां तक पहुंचते पहुंचते इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, या हम कह सकते हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा प्रोसेसिंग। ठीक है, दैट्स व्हाई डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू met all the requirements of food, gas exchange और वेस्ट रिमूवल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है सेल, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, और क्योंकि डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। समझ में आ गई बात? चलो जी, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाना है और उसमें कुछ पार्ट्स को लेबल करना है। ठीक है बच्चों, तो हम डायरेक्ट चलते हैं पार्ट इन विच स्टार्च डाइजेशन अकर्स। तो स्टार्च डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है? माउथ में। तो माउथ से हम स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद ये हम नीचे की तरफ आ जाएंगे, इसोफेगस के थ्रू होते स्टमक में पहुंच जाएंगे, है ना। उसके बाद स्पेस हमारा कम बच गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे हो जाएगा। तो माउथ वो पार्ट है, बक्कल कैविटी जो पार्ट है, फर्स्ट का आंसर बता रहा हूं, माउथ या बक्कल कैविटी वो पार्ट है बच्चों जहां पे टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके जी। सेकंड, बाइल कहां पे स्टोर होगा? बाइल इज स्टोर्ड इन, यहां पे क्या हो जाएगा आपका? लीवर हो जाएगा और लीवर के पास ही क्या होगा? ये लीवर है और यहीं पे आपका हो जाएगा गॉल ब्लैडर। तो सेकंड का पार्ट क्या हो गया? सेकंड का आंसर क्या हो गया? बाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है जी बच्चों, गॉल ब्लैडर में ये बाइल स्टोर हो गया। उसके बाद नेम द ग्लैंड दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन। तो ये कौन सा पार्ट करता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम भी सीक्रेट कर रहा है और हार्मोन भी। तो यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा? पैनक्रियाज। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे पैनक्रियाज होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो पैनक्रियाज दोनों काम करेगा, पैनक्रियाज एंजाइम भी सीक्रेट करता है और हार्मोन भी सीक्रेट करता है। फिर क्या हो गया जी? फोर्थ पार्ट क्या हो गया? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है बच्चों? चलो बताओ फटाफट। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड लास्टली
पार्ट ऑफ द गट वेयर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो ये तो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी लाई प्रेजेंट होती है, विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। तो ये पांचों पार्ट हो गए। स्पेस की वजह से डायग्राम हमारा इतना प्रॉपर नहीं बना, बट पार्ट आपको मैंने मेंशन कर दिए, ठीक है ना। तो होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, व्हाई सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल, एंड हाउ डज इट हेल्प इन बर्ड्स एंड मैमल्स। तो देखो बच्चों मेरे, सबसे पहले लंग्स, लंग्स से जो प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी वेन की हेल्प से कहां पे आ गया जी, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ने उसको भेज दिया लेफ्ट वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ बाइकास्पिड वॉल्व, और यहां से ओर्टा उसको कैरी करता है, अभी जैसा मैंने बताया था, एंड इट रीचेस टू द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब बॉडी पार्ट्स में जैसे ही वो ब्लड पहुंचा, वहां पे ऑक्सीजन तो हो गई यूटिलाइज फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एंड CO2 रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट। तो लेफ्ट साइड में हमेशा याद रखना बच्चों, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड होता है। ठीक, अब ये इम्प्योर ब्लड कलेक्ट हो जाता है विद हेल्प ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, और वो उसको कलेक्ट करके सेंड कर देते हैं टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम उसको भेज देता है विद हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व टू राइट वेंट्रिकल, जहां से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी इसको लेके जाती है टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। ठीक है जी। सो व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, द पासिंग ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू हार्ट, कि एक बार लंग से लेफ्ट ओरिकल में आया और उसके बाद वेना केवा से राइट एट्रियम में आया। तो पासिंग ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू हार्ट ड्यूरिंग वन सर्कुलेशन थ्रू द बॉडी इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। याद रहेगा बच्चे, पासिंग ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू हार्ट while passing through body once। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड में इधर ऑक्सीजनेटेड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड है, जिसको हम इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। राइट साइड में इम्प्योर, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड है। सेपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चों, इट प्रिवेंट्स नंबर वन इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, सबसे पहला तो ये हो गया। क्यों मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस एंड बर्ड्स हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, कि जितनी ज्यादा बच्चों ऑक्सीजन मिलेगी उतना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी बॉडी को, और उतनी ज्यादा काम करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो मिक्सिंग से रोकता है और एफिशिएंसी बढ़ा देता है हायर ऑर्गेनिजम्स की। दैट्स व्हाई देयर इज नीड ऑफ सेपरेटिंग प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ our body, kidney sorry, and two factors on absorption of water from the urine depends। तो एक एक करके पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो एब्जॉर्बिंग यूनिट क्या है हमारी किडनी की, बताओ, नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स ही तो है। नेफ्रॉन इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, बताओ, इसी को तो कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है जी। तो अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, दिस इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल।
इधर से एफरेंट आर्ट्रियोल आती हैं जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। यहां पे कैपिलरी का नेटवर्क बन जाता है विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस, और इधर से इफेरेंट आर्ट्रियोल फिल्टर्ड ब्लड को कैरी करती है एंड इट पासेज थ्रू डिफरेंट पार्ट्स एंड देन ओपन्स। ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब, इसमें स्ट्रक्चर को आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें बताना क्या है, देखिए इसमें बताना ये है मेरे बच्चों, इसमें बताना ये है कि भाई स्ट्रक्चर कैसे काम करती है। चलो ये मैं यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये फिल्ट्रेशन यूनिट हो गई, इधर से एफेरेंट आर्टरी आई, आर्ट्रियोल आई और इधर चली गई। ये जो नेटवर्क बना इसको क्या कह रहे हैं हम, ग्लोमेरुलस। ये एफेरेंट आर्ट्रियोल, ये जो कैरी कर रहा है दैट इज इफेरेंट आर्ट्रियोल। बात समझ में आ गई, एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्ट्रियोल। ये कहलाता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। जस्ट बोमेंस कैप्सूल के नीचे का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, बोमेंस कैप्सूल के जस्ट नीचे का पार्ट जहां पे बोमेंस कैप्सूल हम कह सकते हैं खत्म होता है वो कहलाता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये लूपोफेनले है। अब लूपोफेनले की दो आर्म है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब, और ये असेंडिंग लिम्ब। सो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब हो गई। ये प्रोक्सिमल था, ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल डीसीटी, एंड ये कलेक्टिंग डक्ट। ये सारे पार्ट होते हैं बच्चों। और ये जो है इफेरेंट आर्ट्रियोल, ये पास होती है थ्रू दीज एरियाज और यहां पे पहुंच जाती है। ठीक, तो सॉरी, तो ये तो पार्ट की बात होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात होगी। कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे व्हाट यू से डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द यूरिन। नंबर 1, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी, अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन बॉडी, एक्सेस उस पे डिपेंड करेगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा जी, अमाउंट ऑफ वेस्ट डिजोल्व इन इट, अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रेजेंट इन इट, डिजोल्व इन इट। ठीक है जी, इन दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है बच्चों मेरे। ठीक है जी, ये भी बात समझ में आ गई। ओके, कोई भी कंफ्यूजन है बेटा फटाफट कमेंट सेक्शन में आके आपको तुरंत पूछ लेना है। ठीक है ना, कोई आपको दिमाग में इफ बट किंतु परंतु नहीं रखना है। चलो, राइट टू वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, हाउ डज वाटर एंटर कंटिन्यूअसली इनटू द रूट जाइलम। पहला पार्ट, तो एक एक करके बात करेंगे। तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज की बात करें दो की, तो जाइलम वो एलिमेंट है, वो ट्रैकरी एलिमेंट है, कंडक्टिंग टिश्यू है जो वाटर के ट्रांसपोर्ट में, मिनरल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। बात समझ में आई, इज इट क्लियर। अब जाइलम में क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम कंटेन ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो दो वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज क्या हो गए जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिड एंड वेसल्स आर टू कंडक्टिंग टिश्यू व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। ठीक है जी, अब ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट में कंटिन्यूअसली थ्रू द रूट जाइलम। क्या होगा, देखो बच्चों, जो अपर पार्ट होता है प्लांट का, अपर पार्ट में होता है ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो गया, तो पार्शियल प्रेशर वाटर का अपर पार्ट्स में है लो, लेकिन जो लोअर पार्ट है, जो रूट्स हैं, रूट का जो जाइलम है वहां पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है, तो पार्शियल प्रेशर वाटर का वहां पे है हाई। ठीक है जी, और हमें पता है जो सब्सटेंसेस मूव करते हैं हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, और ट्रांसपिरेशन की वजह से गैप क्रिएट हो गया, तो उस गैप को फिल करने के लिए वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है एंड दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पूल। ट्रांसपिरेशन पूल थियरी यही है। तो ट्रांसपिरेशन पूल उस वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है जिससे वो
अपर पार्ट्स में पहुंच जाता है, कंटिन्यूअस सप्लाई मेंटेन रहती है वाटर की टू प्लांट्स। क्लियर हो गया बात? तो रूट जाइलम से स्टेम जाइलम और अपर पार्ट्स में वाटर पहुंच जाता है। व्हाई प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, बताओ। तो पहला बच्चों, पहली बात ये आ जाएगी कि प्लांट्स आर सिंपल कंपेयर टू एनिमल्स, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स कैन नॉट शो लोकोमोशन, सिर्फ मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता है प्लांट्स में, है ना। दूसरा, प्लांट्स में बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं, प्लांट्स हैव मैनी डेड सेल्स, चाहे वो स्क्लेरेनकाइमा की फॉर्म में हो, स्क्लेरेनकाइमा जैसी डेड सेल्स होती हैं जिनको मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। दैट्स व्हाई प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स। अब आप में से कितनों को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? फटाफट कमेंट सेक्शन में। आई थिंक 70 to 80% बच्चों को नहीं पता होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जल्दी से अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, चलो जल्दी से, तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द वे इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन। बहुत बार लगातार पूछा जा रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल सा है, आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, सेल के साइटोप्लाज्म में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू पायरुविक एसिड या पायरुवेट भी आप कह सकते हैं, विच इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के। अब इसके बाद ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, क्या है? ऑक्सीजन इज एब्सेंट, देयर इज एब्सेंस। देखिए 2 वर्ड यूज करूंगा मैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे मैंने क्या कहा है? देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल प्लस वेरी लेस अमाउंट ऑफ एटीपी। बात समझ में आ गई? बताओ जल्दी से, बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा क्या है? देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, टेम्पररी कंडीशन है, जैसा कि हमारी मसल्स में हो जाता है। तो उसकी वजह से जो लैक्टिक एसिड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी में। दैट कंडीशन इज नोन एज, बताओ, दैट कंडीशन इज नोन एज मसल फटीग। तो मसल फटीग की कंडीशन हो जाती है, बट ये टेम्पररी कंडीशन है, ये मोमेंटरी कंडीशन है। लेकिन तीसरे केस में क्या होगा? ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट, तो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा CO2 प्लस H2 में, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। सो दीज आर द 3 पॉसिबल वेज बाय विच, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। सो दीज आर द 3 वेज बाय विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। ठीक है ना बच्चों? बहुत सिंपल, बट उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। चलें आगे, चलें आगे। आप देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटिशन बहुत हाई है इन क्वेश्चंस की, इसलिए हमने सेलेक्ट किए हैं। स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एक तो मैंने अभी अभी बताया था, याद है किसी को? बताओ। अभी अच्छा पेप्सिन की बात करी थी हमने, ट्रिप्सिन की बात नहीं करी। ट्रिप्सिन एंजाइम है और लाइपेज, ये दोनों एंजाइम। सबसे पहले ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा, बिना सोचे समझे आपको लिख देना है कि ट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लाइपेज हेल्प इन फैट डाइजेशन। ठीक है जी। तो लाइपेज फैट के डाइजेशन में, और ट्रिप्सिन पेप्सिन भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, याद रखना आपको। ठीक है जी। उसके बाद 2 फंक्शंस ऑफ विलाई, 2 फंक्शंस बताने हैं विलाई के। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाई। तो एक फंक्शन तो आप सबको पता है विलाई का, है ना? एक फंक्शन तो सबको पता है जी, क्या है जी? इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया, है ना, ऑफ इंटेस्टाइन। और दूसरा हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन।
क्योंकि इंटेस्टाइन का इंटरनल सरफेस एरिया बढ़ेगा तभी तो इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, तो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो दो फंक्शन हो गए, काम खत्म, कोई इफ बट नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप वाइज मैनर में हम चले, 3 नंबर आपके पक गए, 3 मार्क्स, बात खत्म। है इसे आसान कुछ? चलो तो फिर, व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बीइंग्स? बताओ बच्चों, बताओ बताओ भैया, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कैसे फूड का मूवमेंट होता है? बताओ। ड्यू टू रेगुलर, देखो बच्चों समझना, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, बात समझना, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद एक्सपेंशन एंड देन रिलैक्सेशन ऑफ किसका? बताओ, मस्कुलर लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कि पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर एक्सपेंड होगी और फिर से रिलैक्स हो जाएगी। और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टेलिक मूवमेंट या पेरिस्टल्सिस। तो ड्यू टू पेरिस्टेलिक मूवमेंट, ड्यू टू पेरिस्टल्सिस द मूवमेंट ऑफ फूड अकर्स। क्योंकि जब बक्कल कैविटी में फूड पहुंचता है, बक्कल कैविटी में जब फूड होता है तो जो टाइलिन है, स्लाइवरी अमाइलेज है, और सलाइवा की वजह से वो फूड एक बोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बोलस, और ये बोलस यहां से पास होता है और स्टमक में पहुंचता है, इसोफेगस से होता हुआ ये स्टमक में जाता है। तो ये जो बोल लाइक स्ट्रक्चर बनी थी, उसका जो मूवमेंट है उसको हम पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। बताओ, इससे आसान काम हो सकता है? चलो करते हैं। अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन होता है, पहले तो ये बताओ, बताओ अमीबा में न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक ही है? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही होगा, यूनिसेलुलर है। तो जी बच्चों, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, मतलब आपका नहीं, आपकी अमीबा सेल का न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया वैक्यूल। तो 4 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा बताओ? अब यहां पे इसको दिख गया फूड, फूड पार्टिकल्स दिखे। तो जैसे ही फूड पार्टिकल्स दिखेंगे, इसमें टेम्परेरी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हम क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। क्या डेवलप हो गया इसमें? सूडोपोडिया, फॉल्स फीट। तो पहला स्टेप दैट इज इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। ठीक, अब जैसे ये फूड अंदर आया, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर वापस से नॉर्मल हो गई, ये न्यूक्लियस है। अब जो ये सिंपल वैक्यूल था, अब ये फूड इसमें आ गया, और ये वैक्यूल किसमें चेंज हो गया? फूड वैक्यूल में। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट हियर। तो सेकंड स्टेप यहां पे शुरू हो जाएगा न्यूट्रिशन का, दैट इज डाइजेशन। कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देंगे। अब डाइजेस्टिव एंजाइम का जैसे ही काम खत्म होगा, थर्ड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा जी? थर्ड स्टेप में होगा ये बच्चों मेरे, कि अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। वैक्यूल में से फूड कहां जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये सारा क्या है? सेल का साइटोप्लाज्म। तो तीसरा स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन में जो लाइसोसोम्स हैं उसकी वजह से फूड का डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और जो ओल्ड फूड वैक्यूल था उसका काम खत्म हो जाएगा और नया फूड वैक्यूल बन जाएगा। एंड इन फोर्थ स्टेप क्या होता है? एसिमिलेशन। कि जो एनर्जी मिली उस फूड के डाइजेशन से, वो जो न्यू वैक्यूल है अब वो रेडी हो जाएगा फॉर टेकिंग फूड, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। ओल्ड जो हमारा वैक्यूल था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उससे एनर्जी मिलेगी। एंड फाइनली इन द फिफ्थ स्टेप, वही बॉडी सरफेस के थ्रू वेस्ट, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है
वो बॉडी से बाहर चला जाएगा अमीबा के, और इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। सो इन दीज 5 स्टेप्स न्यूट्रिशन प्रोसेस अकर्स इन अमीबा। अब ये देखिए जो नया वैक्यूल बना था वो अब फंक्शनल हो गया, वो अपना काम टेक ओवर कर लेगा। ठीक, चलो जी, चलो 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 चलो। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के डिफरेंस बताने हैं। बता सकता है आप में से कोई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग क्या होती है एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन। चलो सिंपल वर्ड्स में आप लोग यही बताओ पहले, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। पहला कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? ब्रीदिंग। ठीक है, ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो ये सिंपल क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन क्या हो गया? इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, सो इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। याद रह जाएगा। तो फिजिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस। अब ब्रीदिंग कुछ टाइम तक के लिए वॉलेंट्री है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ टाइम तक के लिए वॉलेंट्री प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन इनवॉलेंट्री प्रोसेस हो जाएगी, होती है इनफैक्ट। ये भी कुछ टाइम के बाद इनवॉलेंट्री है, बहुत ज्यादा टाइम तक हम अब ब्रीथिंग को होल्ड करके नहीं रख सकते। ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है जैसे 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 हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है, और रेस्पिरेशन का रेट भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। बात समझ में आई? चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आ गई तो 4 फंक्शन बताने हार्ट के, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। फटाफट बता दो बेटा, फटाफट बता दो जल्दी से, मैं नहीं बता रहा, बताओ जल्दी से। सबसे पहला तो आपको पता ही होना चाहिए, मेंटेन ब्लड प्रेशर ऑफ बॉडी। बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखता है ऑफ आवर बॉडी। इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। और बताओ, सप्लाई प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आवर बॉडी। ठीक है, हॉर्मोन्स सप्लाई टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। और वो क्या कहेंगे उसको, रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी गैस CO2। चलो जी, 4 फंक्शन, बहुत सिंपल था बच्चों, बहुत सिंपल था, आप लोगों को इतना सोचना ही नहीं चाहिए था। चले आगे, चलो। 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, 1 फीचर ऑफ ईच। बहुत आसान क्वेश्चन फिर से। 3 टाइप के ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, या कैपिलरीज भी इसको कहते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इज कैपिलरी। याद रहेगा। काम क्या है इसका? कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, कनेक्ट आर्टरी एंड वेन्स। अभी बताऊंगा कैसे। आर्टरीज कैरीज प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स कैरीज impure blood, deoxygenated blood, एक्सेप्ट वही पल्मोनरी वेन। ये थिक वॉल्ड होती हैं, ये थिन वॉल्ड होती हैं, डीपली सिचुएटेड होती हैं। तो इतना ज्यादा पूछा ही नहीं है, एक एक पूछा है। अब देखिए, आर्टरी है ये हमारी, आर्टरी की फाइन ब्रांचिंग हो जाती है, देन इट इज नोन एज आर्टरियोल। ठीक है बेटा, आर्टरी की फाइन ब्रांचिंग आर्टरियोल। इसी तरह वेन्स की जो फाइन ब्रांचिंग होती है
उसको हम कहते हैं वेन्यूल। तो वेन से क्या बन जाएंगी, ये वेन्यूल। और ये जो एरिया बना, ये जो एरिया आया, उसको क्या कहते हैं, कैपिलरी नेटवर्क। तो कनेक्ट कर रहा है ना आर्टरी और वेन्स को, तो ये एरिया क्या कहलाता है, कैपिलरी नेटवर्क। बात समझ में आई? चलो जी आगे चलते हैं। वन रोल ऑफ दीज व्हाट यू से आर्टरीज, वेन्स एंड सॉरी विलाई, एनल स्फिंक्टर एंड लाइपेज। दो का फंक्शन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं नहीं बता रहा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। विलाई का फंक्शन में बता चुका हूं, मैं लाइपेज का फंक्शन बता चुका हूं, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ विलाई का और लाइपेज का फंक्शन। मैं सिर्फ आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं किसका फंक्शन, बताओ चलो बताओ। एनल स्फिंक्टर का फंक्शन बताने वाला हूं, एनल स्फिंक्टर। अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, ये भी मैं इनडायरेक्टली बता चुका हूं। एनल स्फिंक्टर का फंक्शन बता रहा हूं, इट रेगुलेट, एनल स्फिंक्टर रेगुलेट पैसेज ऑफ, या एग्जिट भी कह सकते हो, पैसेज ऑफ वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द एनस, इसलिए इनको एनल स्फिंक्टर कहते हैं। दो होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक एनल स्फिंक्टर। इनका बताओ फटाफट चलो। ये क्या करते हैं, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेस्टाइन। लाइपेज क्या करता है, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। बता चुका हूं बच्चों में सारी चीजें, आपको क्विकली रेस्पॉन्स करना चाहिए था कमेंट सेक्शन में। और HCl क्या करता है, HCl दो काम करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है टू स्टमक, और एक्टिवेट कर देता है पेप्सिनोजन को, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिनोजन, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म होती है, तो पेप्सिनोजन से पेप्सिन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलें आगे, बढ़े आगे, चलो जी। प्लांट डियर लाइन, ये भी 2024 का क्वेश्चन है बच्चों, 2024 का क्वेश्चन है। क्या हो रहा है कि तीन चीजें हैं, आपको बताना है कि ये किस तरह से काम करती है। प्लांट क्या हो गया, ऑटोट्रोप हो गया, मतलब प्रोड्यूसर हो गया, मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। अरे सर जी कितने नाम बताओगे, है ना। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। उसके बाद डियर हर्बीवोर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल बना रहा है। और लायन जो है वो कार्निवोर है, टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हो आप, सेकेंडरी कंज्यूमर भी आप कह सकते हो, एंड फॉर्म्स थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तीन ट्रॉपिक लेवल बना दिए इन्होंने। ठीक है जी, मान लिया आपकी बात, सर आप कह रहे हो तो बना ही लिए होंगे। अब पूछ क्या रहा है, इन द गिवन फूड चेन व्हाट विल द इंपैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉपिक लेवल। हार्बीवोर्स को हटा देंगे तो क्या होगा, फर्स्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई। अगर प्लांट खाने वाला कोई नहीं बचेगा तो प्लांट्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रोड्यूसर्स का नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और लायंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, कि उनको फूड रिसोर्सेज कम अवेलेबल होंगे, उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए उनको दूसरे रिसोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, what will be the impact of, will the impact be the same for the organism of third trophic level and above food chain if they were present in a food web। नहीं, फूड वेब में रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि दूसरे रिसोर्सेज से वो अपना फूड ऑब्टेन कर लेंगे भाई। अगर उनको डियर नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो गोट गोट से अपना फूड कंज्यूम कर ले, हो सकता है कोई दूसरा एनिमल में मिल जाए, उसको किल करके उसको खा ले, रैबिट मिल जाए उससे अपना फूड ऑब्टेन कर ले। तो फूड वेब में रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, उनके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे, तो वो अपना सर्वाइवल कर पाएंगे। लेकिन सिंगल फूड चेन में इमीडिएटली उनको लॉस होगा, फूड रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो थर्ड पे तो फूड की डेफिशिएंसी, यहाँ पे एक्सेस, दो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइवल रेट मुश्किल हो जाएगा। हाउ द मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट ऑफ रूट, डाउनवर्ड मूवमेंट,
तो सेंसिटिव प्लांट है जी आपके पास, और आपके पास रूट्स हैं बच्चों। रूट का डाउनवर्ड मूवमेंट पूछ रहा है, वो कैसे डिफर करते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं सेंसिटिव मतलब स्टिमुलस की बात है। तो स्टिमुलस से होता है, और कौन सा है, टच स्टिमुलस, थिगमो, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। तो ऐसे मूवमेंट जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होते उनको क्या कहते हैं, नेस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, थिगमोनेस्टी। तो ये नेस्टिक मूवमेंट का भी एग्जांपल हो गया। और ये नॉन डायरेक्शनल भी होते हैं, क्योंकि स्टिमुलस जो है वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं है। यहां पे स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी है, ग्रोथ रिलेटेड है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रोपिक मूवमेंट्स कहते हैं। और ट्रोपिक मूवमेंट्स कैसे होते हैं बच्चों, डायरेक्शनल होते हैं, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। आसान समस्या का समाधान। टू ग्रीन प्लांट्स आर kept सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स, वन इन डार्क रूम एंड अदर इन सनलाइट। एक को डार्क में रख दिया प्लांट वन को, और एक को हमने सनलाइट में रख दिया प्लांट टू को। P2 लिख देता हूं मैं इसको, ये P1 हो गया। ठीक है जी। इट वॉज ऑब्जर्व दैट प्लांट केप्ट इन डार्क कुड नॉट सर्वाइव, गिव रीजन फॉर दैट। बताओ बताओ, बोलो बच्चों, बताओ। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन फ्री है, जब सनलाइट में रखा तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2O मिल गए, स्टार्च की फॉर्मेशन हो गई, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो गई, और ऑक्सीजन रिलीज हो गई एज ए बाई प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन ने उसको सर्वाइवल में हेल्प कर दिया। लेकिन डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, टाइम ही नहीं मिला, तो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो इसलिए दिक्कत होगी उसको। बात समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो। इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन फोटोसिंथेसिस प्रॉपर सीक्वेंस में रखना है बच्चों मेरे, थोड़ा सा हाई लेवल पे आपको बता रहा हूं। फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म दो फेजेस में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन जिसको फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं, एंड डार्क रिएक्शन जिसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसके लिए लाइट की जरूरत होती है, तो सबसे पहला है लाइट रिएक्शन का स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, क्योंकि यहां पे लाइट एनर्जी की हमें जरूरत नहीं है, केमिकल एनर्जी हमें चाहिए। और तीसरा है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब ये तो कह रहा है प्रॉपर सीक्वेंस में, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि ये इवेंट्स इसी सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में हो। ठीक है, चलिए। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, तो लाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाना, दैट इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हुए, ये क्या करेंगे, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देंगे, एनएडीपी को NADPH2 में कन्वर्ट कर देंगे, एंड दिस इज नोन एज एसिमिलेटरी पावर, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। एसिमिलेटरी पावर क्यों कहते हैं इसको, इसमें एनर्जी स्टोर्ड है बच्चों। ठीक है, अब ये एसिमिलेटरी पावर काम करती है स्टार्टिंग मटेरियल का फॉर डार्क रिएक्शन। अब यहां पे क्या हो जाएगा, फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2, तो CO2 H2O के साथ मिलके स्टार्च की फॉर्मेशन कर देगी, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। हमेशा याद रखना, स्टोर स्टार्च की फॉर्म में होता है फूड प्लांट्स में, और ट्रांसपोर्ट किसकी फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में होता है मेरे बच्चों, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में, स्टोर स्टार्च की फॉर्म में होगा, याद रह जाएगा। चलो 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 चलो, एक्सप्लेन द विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी दैट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड वी ईट।
And while bile juice is important for what you say, important is the process of digestion. देखिए सलाइवा, सलाइवा में क्या होता है, इट कंटेन्स एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइलिन। ये क्या करता है, जो स्टार्च है, जो प्लांट का स्टोर्ड फूड था, उसको सिंपल शुगर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड, वी ईट, बात खत्म। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन प्रोसेस। क्यों? बाइल जूस में होते हैं बेटा बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, दे कॉज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब हो गया, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स थे, जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे थे, उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल पिगमेंट में है बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिडिन। बिलिरुबिन इज अ येलो कलर पिगमेंट, अगर इसकी एक्सेस हो जाती है, इसका रिमूवल नहीं होता हमारी बॉडी में से, तो इट कॉजेस जॉन्डिस। तो एंजाइम नहीं है, फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाते हैं बेटा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 2 वेज जिससे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन सॉरी ग्लूकोज 2 कंडीशन कि लैक ऑफ ऑक्सीजन जो हमारी मसल्स में होता है, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, प्लस वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, मसल फटीग जिसको कहते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज मसल फटीग। तो मस्कुलर पेन, क्रैम्प्स आ जाते हैं। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ये टेम्पररी कंडीशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में तो वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी कि CO2 प्लस H2O एंड 36 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफ्यूजन वाला भी कर चुके हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल जो है डायरेक्ट, सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एटमॉस्फेयर, तो पॉसिबल हो जाता है टू सप्लाई ऑक्सीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट which are not in direct contact with atmosphere, तो diffusion being a slow process is not sufficient to supply oxygen, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये अगर आप चाहें तो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे, अगर आप कहेंगे तो। एक्चुअली ये इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, बताओ क्या करना है, बताओ फटाफट। डिवाइस यूज बाय फीमेल्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी, 3 टेक्निक्स, चलो मैं बता ही देता हूं। नंबर 1, पिल्स यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनको कहते हैं। ये भी 2 फॉर्म में आती है, ओरल पिल्स जो ओरली लेनी होती हैं, और वजाइनल पिल्स जो वजाइना में इंसर्ट करनी होती है। ठीक है, उसके बाद कॉपर टी का यूज कर सकती हैं। और तीसरा मेथड ट्यूबेक्टोमी, सर्जिकल या परमानेंट मेथड है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन इफ इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। पहला केस फर्टिलाइजेशन अकर्स तो क्या होगा कि भैया ये मेल गैमेट, ये एग सेल मान लेते हैं फीमेल गैमेट, प्लस ये स्पर्म डिफ्यूज करके जायगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट बन गया। जायगोट में डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। और 8 to 16 स्टेज, मोरुला स्टेज में ये अपने आप को यूट्रस की वॉल के साथ अटैच कर लेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। और यहीं फर्दर जेस्टेशन पीरियड जो 9 मंथ का पीरियड है उसको कंप्लीट करेगा, वहीं पे फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग जेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन
जिसको हम चाइल्ड बर्थ कहते हैं, टेक्स प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नो फर्टिलाइजेशन, तो क्या होगा? एग सेल रप्चर कर जाएगी, एंड्रोमेट्रियल वॉल, जो यूट्रस की वॉल थी, एंड्रोमेट्रियल वॉल, वो डिजनरेट कर जाएगी, और ये सारा का सारा विद ब्लड वेस रप्चर्ड ब्लड वेसल्स प्लस एग सेल प्लस एंड्रोमेट्रियल वॉल वजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाती है। एंड दिस इज स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ब्लीडिंग फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, डायग्राम बताना है राइजोपस का स्पोर फॉर्मेशन एंड लेबल द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये भी वहीं से क्वेश्चन है, उसी चैप्टर का है राइजोपस वाला भी। चलो बना देते हैं ये भी आपके लिए। ऐसे बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, मैंने 2-3 बना दिए। अब इसमें क्या होंगे? स्पोर्स होंगे। ठीक है जी, तो स्पोर तो क्या हो गए? रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, तो स्पोर्स कहां पे प्रेजेंट है? ये पार्ट क्या कहलाता है? स्पोरेंजिया। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? एग्जैक्टली स्पोरेंजिया। और ये क्या है नीचे की तरफ? ये कहलाती है हाइफी, हाइफा या हाइफी। ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। These are non-reproductive parts. Why does ribose not multiply on a dry slice of bread? ड्राई स्लाइस में बच्चों मॉइस्चर नहीं प्रोवाइड होता। ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड डू नॉट प्रोवाइड मॉइस्चर। तो जब तक सुटेबल कंडीशंस नहीं मिलती, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, हाउ एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। तो मॉइस्चर और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होता है फॉर जर्मिनेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ राइजोपस। हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? हाइड्रा में बच्चों मेरे क्या होता है? बताओ फटाफट बताओ। बडिंग होती है, बड फॉर्मेशन होती है ना। कि ये मान लो एक सिंपल हाइड्रा है, यहां से बड फॉर्मेशन हो जाती है, चेन बन सकती है, साइड चेन बन सकती है। तो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है इन हाइड्रा। ठीक, इसके अलावा रीजनरेशन भी होता है हाइड्रा में। रीजनरेशन ऑल्सो अकर्स इन हाइड्रा। तो बडिंग और हाइड्रा के थ्रू, सॉरी, बडिंग और रीजनरेशन के थ्रू हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, 2014 से 2024 तक के लाइफ प्रोसेस के सारे पीवाईक्यूज हमने डिस्कस कर लिए बच्चों। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आपको अपने स्टडी डेस्टिनेशन बाय नीति के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। ठीक है ना, कमेंट में आप अपने डाउट पूछ लो। वैसे तो कोई होना नहीं चाहिए, और डाउट नहीं होगा तो आपको एक लाइक करके शेयर कर देना है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कीप स्टडिंग,